आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। सबसे पहले हम मुद्रण संस्कृति को जानते हैं। मानव दो प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। एक मौखिक, दूसरा लिखित। ये दो मुख्य रूप हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करने के, किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार करने के, अपने किसी भी कार्यक्रम की लोगों को जानकारी देने में, किसी भी प्राचीन इतिहास, किसी देश की आर्थिक स्थिति, इन सभी को हम इन दो रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उसमें व्यक्ति बोलकर सामने वाले तक अपनी सूचना पहुंचाता है। दूसरी जो हमारे पास लिखित है, इसमें व्यक्ति लिखकर क्या करता है, अपने किसी संदेश को या अपने किसी विचार को लिखकर वो दूसरे तक पहुंचाता है। बोलकर व्यक्ति एक निश्चित समूह तक अपने विचार प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन लिखकर वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अपने विचारों को पहुंचा सकता है। जो लेखन कला है उसी का एक रूप है मुद्रण। मुद्रण को अंग्रेजी में प्रिंटिंग कहते हैं। किसी भी विचार को जो अक्षरबद्ध है उसको प्रिंट करना। प्रिंट करना मतलब छपाई करना। तो मुद्रण संस्कृति का मतलब था एक वृहत स्तर पर अपने विचारों, कहानियों, धार्मिक विवादों, इन सब को छपाई के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर प्रचारित करना। और धीरे धीरे ये एक संस्कृति बन गई। लोगों ने इसे वेशभूषा की तरह, अपने धर्म की तरह अपना लिया और छपाई यानी कि मुद्रण एक क्या बन गई, संस्कृति बन गई। सेकंड हमारे पास यहाँ है आधुनिक दुनिया। आज का जो संसार है उस पर मुद्रण का क्या प्रभाव है। आज के संसार को इस संस्कृति ने कैसे प्रभावित किया, कैसे इसके अंदर बदलाव आए, किस प्रकार आधुनिक विश्व को बनाने में मुद्रण संस्कृति ने अपना योगदान दिया। आज इस पाठ के अंतर्गत हम हर प्रकार के पाठक वर्ग, हर प्रकार की धार्मिक वाद विवाद, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें शुरुआती दौर में छापी गई, किस प्रकार मुद्रण संस्कृति अस्तित्व में आई, लेखन कला जो पहले छपाई नहीं की जाती थी, केवल ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, हैंड स्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखा जाता था, यंत्रों के माध्यम से छपाई नहीं होती थी। तो जब यंत्रों के माध्यम से छपाई होनी शुरू हुई तो उसका गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ा, महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ा और समस्त विश्व के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहा। तो प्रत्येक वर्ग के ऊपर इसका जो प्रभाव है उसको हम दृष्टिपात इस पाठ में करेंगे। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आप अगर अपने चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाएंगे
तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे आपको जो छपी हुई ना हो। हर तरफ आपको छपी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। आपको किताबें नज़र आएंगी, पत्र पत्रिकाएं नज़र आएंगी, अखबार, मशहूर तस्वीरें, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर, ये सारा का सारा हम छपा हुआ पढ़ते हैं। लिटरेचर जितना भी है वो चाहे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, इटालियन, इसके अलावा पेंटिंग्स, अखबार और सार्वजनिक जो दुनिया है उसके अंदर जिस प्रकार का विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे विवाद हो रहे हैं, उनका जायज़ा। तो यदि हम ये मान के देखें कि अगर मुद्रण दुनिया का अस्तित्व है तो हम ये सोचते हैं कि क्या जो छपाई है वो पहले थी या नहीं थी। इस तरफ हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। हम छपाई की दुनिया में इतना खो गए हैं कि हम उस इतिहास की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम कभी ये बात नहीं सोचते कि मुद्रण का कोई इतिहास रहा होगा। क्या हमेशा से ही छपाई ऐसे ही रही है? आज की जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है, जो मॉडर्न वर्ल्ड आप देख रहे हैं, आधुनिक दुनिया, इसको बनाने में मुद्रण संस्कृति का क्या योगदान है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे ये मुद्रण एशिया से शुरू हुआ। हम जब भी विकास की बात करते हैं हम यूरोपीय देशों की चर्चा करते हैं और इस कारण अपने आप को पिछड़ा और असहाय भी महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम अतीत को जानेंगे तो हमें बड़ा गौरव होगा कि हमारे देशों का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। लेकिन वो हम तभी महसूस कर पाएंगे उन पलों को यदि हम उस इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे एशिया महाद्वीप से मुद्रण की जो तकनीक है वो यूरोप में कैसे पहुंची और भारत में कैसे आई। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। ये एक चित्र है आपके पास। ये उस जमाने का है जब मुद्रण की तकनीक नहीं होती थी। जब किसकी तकनीक नहीं होती थी? मुद्रण की तकनीक इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। पांडुलिपियाँ उस समय क्या की जाती थी? तैयार की जाती थी, जिसको हम अंग्रेजी में हैंड स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा गया। सबसे पहले हमारा पॉइंट्स यहाँ आता है शुरुआती छपी किताबें कि शुरुआत में जो किताबें छपती थी वो क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम मुद्रण तकनीक की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि एशिया महाद्वीप से चली और ये चाइना से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद जापान है और कोरिया। पेपर बड़े पतले होते थे, इसलिए जब छपाई की जाती थी तो पेपर के दोनों ओर छापना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसके लिए काठ की तख्ती का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके ऊपर अक्सर खोदे जाते थे और उसके ऊपर पेपर को रख करके रगड़ा जाता था। जो कागज होता था उसको रगड़ करके किताब क्या की जाती थी? छापी जाती थी। कई बार ये प्रश्न आता है कि शुरुआती दौर में जब छपाई की जाती थी तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? तो किसका किया जाता था? काठ के ब्लॉक का। उसके अलावा लेखन भी किया जाता था, जिसको खुशनवीसी कहते थे, क्योंकि जो किताबें लिखी जाती थी छपाई के टाइम पे, तो जो छापने का मटेरियल होता था उसे एक अच्छे सुलेखक, जिसकी लिखाई बहुत अच्छी होती थी, उससे लिखवा के तैयार किया जाता था, ताकि जो अक्षर हों वो क्या हो? सुंदर और सुडौल हों, और जो लिखाई छपाई के अंदर दिखाई दे वो क्या दे? कलात्मक हो।
लंबे अरसे तक चाइना के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया कि चाइना की जो नौकरशाही थी वो बहुत बड़ी थी, और इस नौकरशाही के लिए यानी कि सिविल सेवा के लिए परीक्षा ली जाती थी। क्या ली जाती थी? परीक्षा ली जाती थी, और परीक्षा देने वालों की जो तादाद है वो 16वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए चीन अपने राजतंत्र को कंप्लीट करने के लिए क्या करता था, इन परीक्षाओं के लिए छपाई करवाता था। क्या करवाता था? छपाई करवाता था। और धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या बढ़ा? व्यापार बढ़ा। और व्यापार के साथ क्या बढ़े? शहर बढ़े। शहर क्या हो गए? बढ़े। जैसे ही व्यापार बढ़ा वैसे ही क्या हुआ? शहर बढ़े। और धीरे धीरे शहरी संस्कृति फलने फूलने लगी। और छपाई में क्या आ गई? विविधता। वो विविधता कैसे आई कि जो मुद्रित जो सामग्री थी, अब वो किसके ही हाथों की कठपुतली नहीं रही, केवल विद्वान और अधिकारी के। पहले तो इसका इस्तेमाल कौन करते थे? जो धार्मिक विद्वान होते थे या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किसने करना शुरू कर दिया? व्यापारियों ने। किसने करना शुरू कर दिया? व्यापारियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दिन अपने जो कारोबार करते थे, रोजमर्रा के अंदर जो कारोबार करते थे उसको लिखते थे। उसके लिए उन्हें जो है इस सामग्री की क्या बनी? ज़रूरत बनी। और उसके बाद में पढ़ना एक क्या हो गया? शौक बन गया। लोग जो है शौक से भी जो है पढ़ते थे। और ये जो पाठक वर्ग था वो क्या पढ़ता था? काल्पनिक किस्से कहानियाँ होती थी उनको पढ़ता था, कविताएं होती थी उनको पढ़ता, आत्मकथाएं, शास्त्रीय जो साहित्य होता था, रूमानी जो नाटक होते थे वो उन लोगों को बड़ा आकर्षित करते थे। और धीरे धीरे जो महिलाएं अमीर थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने खुद काव्य और क्या लिखे? नाटक लिखे। और पढ़ने की जो है एक नई संस्कृति किसकी कारणवंश आई? एक नई तकनीक की वजह से आई। और 19वीं सदी तक आते आते भारत के अंदर बहुत सी यूरोपीय कंपनियां आ गई, जिन्होंने यहाँ अपनी चौकियाँ स्थापित कर ली, अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित कर ली। और इस कारण जो है मुद्रण जो तकनीक थी जो पश्चिम की थी और जो मशीनें थी उसका भी आयात किया गया। पश्चिमी स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघाई, ये चाइना का एक बहुत बड़ा शहर होता था, वो प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया। एक नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था 10th क्लास के जब एग्जाम हुए हैं कि जो प्रिंट संस्कृति का एक बहुत अच्छा शहर कौन सा था चाइना का, तो कौन सा था? संघाई था। और अब धीरे धीरे जो हस्त लेखन था उसका स्थान कौन ले रहा था? मुद्रण। कौन ले रहा था? मुद्रण। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है जापान में मुद्रण। और एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर कि विश्व की सबसे पहली जो है छपी हुई पुस्तक कौन सी थी? जापान के अंदर छपी थी डायमंड सूत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रख लेना। 1868 में छपी हुई पुस्तक, नाम था डायमंड सूत्र। बहुत बार प्रश्न आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाठ का परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीक जापान में गई कैसे? भारत के अंदर एक धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था, बौद्ध धर्म, और एशिया का बड़ा महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। और इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत से चीनी जो प्रचारक हैं बौद्ध धर्म के, वो कहाँ पर गए थे? ये तकनीक लेके अपनी जापान गए थे। और जापान के अंदर ये डायमंड सूत्र का ये चित्र भी आपको दिखाया गया है, काठ की तख्ती के ऊपर है, ये संदेश लिखा जाता था। उसके अलावा जो ये तस्वीरें होती थी वो तस्वीरें कपड़ों के ऊपर भी बनाई जाती थी, ताश के पत्तों पर, कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। और मध्यकालीन जो समय था उसमें जापान के अंदर कवि भी छपते थे अपनी कविताओं के जरिए, गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और क्या हो गई? सुलभ। एक ये फ़ायदा हुआ था मुद्रण तकनीक के आने से। जो हाथ से लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ वो बहुत महंगी होती थी, एक आम आदमी उसको क्या नहीं कर सकता था? उपयोग में नहीं ला सकता था। 18वीं सदी के अंदर जापान का एक शहर था एदो, जिसे आजकल किस नाम से जाना जाता है? टोक्यो। एक नंबर का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? क्या था प्राचीन नाम? एदो।
टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? एदो था। तो जो एदो है वो शहरी जो इलाके थे उसके, वो चित्रकारी के अंदर जो है शालीन शहरी संस्कृति का हमें क्या बताते हैं? पता बताते हैं। और यहाँ पर चाय घर के अंदर मजमे लगते थे। मजमे का मतलब है भीड़ लग जाना। कलाकारों का तबायकों को आप यहाँ पर देख सकते थे। इसके अलावा जो है हाथ से जो मुद्रित सामग्री होती थी, महिलाएं संगीत का साजो सामान, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय और दुकानें क्या थी? अटी पड़ी थी। ये वो पहला टाइम था। उसके बाद यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके सामने, बहुत बार पूछा जाता है, कितागावो उतामारो कौन था? कितागावा उतामारो कौन था? इस व्यक्ति ने उकियो की रचना की थी। किसकी रचना की थी? उकियो की। उकियो का अर्थ होता है तैरती दुनिया के चित्र। एक नई जो है शैली इसने जो है उकार के दी और कई बार ये प्रश्न आ जाता है। इसमें उसने किसका चित्रण किया था? तैरती दुनिया का मतलब था जो आम आदमी है, जो आम जो शहरी आदमी है, वो जो दिन भर में काम करता है, उसके जीवन का चित्रण किया था। और इसकी जो प्रतियां हैं वो यूरोप और अमेरिका में पहुंची और इसी कारण जो है बहुत से चित्रकार जो है इससे क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है वुड ब्लॉक, जो शिल्पी चित्रकार ने जो लिपि बनाई, उस तख्ती पर चिपका करके इस आकृति को क्या किया जाता था? उकेरा जाता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आ जाता है वो आ जाता है कि यूरोप के अंदर मुद्रण का आना कैसे पहुंचा यूरोप। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो बौद्ध प्रचारक थे वो इन चीज़ों को लेकर के कहाँ निकल गए थे? यूरोप में। यूरोपीय जो कंपनियां जो भारत के अंदर आई थी उन्होंने भी देखा। और इसके अलावा एक महान खोजी यात्री मार्को पोलो, यूरोप सदा के लिए इस व्यक्ति का ऋणी रहेगा। यूरोप सदा के लिए इस व्यक्ति का ऋणी रहेगा। ये व्यक्ति इटली का था। कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो इटली का निवासी था। और 1295 में, कितने में? 1295 के अंदर ये चाइना गया था। और बहुत साल यहाँ रहने के बाद इस व्यक्ति ने यहाँ से इतनी अथाह ग्रंथों को इकट्ठा किया, जानकारी यहाँ से हासिल की, और वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो कहाँ पर ले गया? वो यूरोप ले गया। और यूरोपियन लोगों ने इसके ज्ञान का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। और मार्को पोलो ने भारत की यात्रा भी की। भारतीय इतिहास से भी वो अनगिनत ज्ञान के भंडार जो है वो लेकर के कहाँ गया? यूरोप गया। और ये काठ की जो तख्ती वाली जो छपाई थी, उस छपाई को मार्को पोलो कहाँ लेकर के गया था? यूरोप लेके गया। उसके बाद में यूरोप के अंदर ये तकनीक क्या हो गई? फैल गई। ये देखिए आप, मार्को पोलो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, इटली चला गया था, इटली का निवासी था, बाद में अपने साथ ज्ञान लेकर के बहुत ज़्यादा लौटा ये। उसके बाद में यहाँ जो बौद्ध भिक्षु के जो संघ बने होते थे, इन्होंने यहाँ छपी किताबों के विलासी संस्करण जो पहले कहाँ पर छपते थे? वेल्लम। इंपॉर्टेंट है, पर्सन है, एक नंबर का, बहुत बार आ जाता है। ये जानवरों का जो चमड़ी होती थी, मरने के बाद जो जानवर होते थे उसकी चमड़ी को क्या कर लिया जाता था? उतार लिया जाता था उसके शरीर से। उसके बाद थोड़ा सा जब वो सूखता था तो चमड़े का थोड़ा सा सख्त आवरण बन जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था। उनको क्या बोला जाता था? वेलम बोला जाता था। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और धीरे धीरे जो है मुद्रण की जो संस्कृति है वो यूरोप के अंदर फैलनी शुरू होगी। और व्यापारियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के जो बच्चे थे उनको किताबें क्या मिलने लगी? सस्ती। क्योंकि हस्तलेखन से जो मुद्रण संस्कृति से छपी हुई पुस्तक है वो क्या होती थी? सस्ती होती थी। और धीरे धीरे यूरोप के अंदर किताबों की मांग बढ़ने लगी और जगह जगह पर इस वजह से क्या लगे? पुस्तकों के मेले लगे। अब अमीर लोगों को किसकी ज़रूरत थी? सुलेखकों की। वो अब उनको मिलते नहीं थे, बल्कि अब पुस्तक को बेचने वाले लोगों ने उनको क्या कर लिया? खरीद लिया। उनको खरीद लिया। अगर आप उस समय के पुस्तक विक्रेता के घरों को देखेंगे तो 50-50 सुलेखक उनके घर पे काम करते थे। उसका कारण था कि लोगों की बढ़ती हुई जो मांग थी किताबों की, वो किससे पूरी नहीं हो रही थी? हस्तलिपियों से पूरी नहीं हो रही थी।
उसके पीछे क्या कारण था? एक तो किसी भी किताब की नकल उतारना बहुत खर्चीला था, दूसरा क्या था, इसमें समय बहुत लगता था, और तीसरा क्या था, इसमें श्रम भी बहुत ज़्यादा लगता था, और चौथी बात क्या थी, जो पांडुलिपि थी वो बड़ी नाजुक होती थी, उनको रखना बहुत मुश्किल था। पांचवी बात क्या थी, उनका रख रखाव भी बहुत मुश्किल होता था। इसलिए क्या हुआ, वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग है वो क्या हो गई, लोकप्रिय होती चली गई। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो लोकप्रिय क्यों होगी, तो उसके हम ये 5 कारण बताएंगे। इस वजह से जो है ये क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आनी शुरू होगी। और जाहिर है अब धीरे धीरे जो है ये जो तकनीक थी वो क्या थी, तेज़ भी थी और सस्ती भी थी। और ऐसी छपाई की एक तकनीक के आविष्कार से ही क्या हुआ, संभव। और एक नया आविष्कार किया योहान गुटेनबर्ग ने, छापे खाने का। किसका? छापे खाने का। और पहली प्रिंटिंग मशीन जो है विश्व के लिए क्या हो गई थी, बन के तैयार हो गई थी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। इसके बारे में और इस अध्याय के अंदर आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।